नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम विशेषज्ञों के साथ उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती है। अपना घर हर किसी का सपना होता है और हम में से ज्यादातर लोग होम लोन लेकर इसकी खरीदारी करते हैं। अब होम लोन लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि यह हमारे लिए फायदे का सौदा बन जाए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद मनीष जी। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि होम लोन लेने से पहले लोगों को क्या होमवर्क करना चाहिए। भी ऐसा है, एक तो जैसे आपका जब बैंक को आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपका इनकम एलिजिबिलिटी वगैरह देखते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके इनकम टैक्स के पेपर वगैरह तैयार है कि नहीं है। जो आपके जो रिलेटिव है, मतलब फैमिली मेंबर्स है, उनको अगर आप को बोरोर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके इनकम टैक्स के पेपर होने चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लिया है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, उनके फोटोकॉपी वगैरह भी तैयार रखिए, जो जिससे क्या होता है कि आप जब बैंक में पेपर सबमिट करते हैं तो उनको प्रोसेसिंग का टाइम है वो मिनिमाइज हो जाए। जैसे बेसिक जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड वगैरह है या एड्रेस प्रूफ दूसरे जो है वो तो आपके पास हैंडी होंगे ही, पर ये जो इनकम के प्रूफ और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है वो तैयार रहेंगे तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। या सर, सवाल उठता है कि एक तो लोग सिंगल लोन के लिए बढ़ते हैं, मतलब जैसे मैं हूं तो मैं अपने नाम पर होम लोन ले लूं। दूसरा है कि उसके साथ हम अपने किसी रिश्तेदार को, जैसे वाइफ हुई या किसी और को साथ में ले लें। तो ज्वाइंट होम लोन जब हम लेने जाते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वांटम जो है लोन का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप जॉइंट होम लोन लेते हैं तो जो जितने भी को बोरोर है उनकी सबकी इनकम पूल की जाती है और उसके बेसिस पे आपका लोन अमाउंट डिसाइड होता है। तो जैसे आपकी इंडिविजुअली अगर आपकी एलिजिबिलिटी फिट नहीं बैठती, आपको जितने का लोन लेना है, तो आप अपने फैमिली मेंबर को भी एज ए को बोरोर ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, वो आप स्पाउस को, पेरेंट्स को और बच्चों को एज ए को बोरोर अलाउ करते हैं। ब्रदर और सिस्टर को नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं अनलेस आपके पास स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं, जैसे कोई दो सिस्टर जिन्होंने शादी नहीं की और साथ में रह रही है, या ऐसा ही केस भाई लोगों का है जो जिसमें भविष्य में डिस्प्यूट होने की संभावना कम है। मतलब अगर जैसे शादीशुदा भाई बहन है तो उसमें डिस्प्यूट होने की संभावना है। तो बैंक का काम तो पैसे देना और ब्याज लेना है, डिस्प्यूट में पड़ना नहीं है, बराबर है। तो एक तो ये तो हो गया होम लोन एलिजिबिलिटी के संदर्भ में। दूसरा ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर्टी जॉइंट में खरीदते हैं उन लोगों के साथ में जिनको आप को बोरोर बना रहे हैं, तो आप जितने भी को बोरोर है और अगर आप होम लोन को सर्विस कर रहे हैं तो आप सब अलग से होम लोन का जो रीपेमेंट का बेनिफिट सेक्शन 80C का 1.5 लाख है, और जो इंटरेस्ट का जो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड 24B का जो है 2 लाख रुपया है, और अगर आपको प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो आप पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकते हैं। परंतु आपका उसमें जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सिर्फ 2 लाख तक ही अलाउ होता है सेट ऑफ के लिए, और इसके अलावा जो बच जाता है लॉस वो आप अगले 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली 2 बेनिफिट है, आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो भी एक्सपांड हो जाता है। मतलब जितने को बोरोर है उनको सबको अलग से 1.5 लाख और कम से कम 2 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का हर एक को बोरोर ले सकता है। और मनीष जी, जैसे आज की तारीख में प्रॉपर्टी की प्राइसेज इतनी हो गई है कि बंबई जैसी जगह में कम से कम 1 करोड़ रुपए का लोन लिए बिना तो आप घर खरीद नहीं सकते। तो अगर आप सिंगली अगर बोरो करते हैं तो आपका जितना रीपेमेंट हो रहा है उससे बहुत कम आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब जो 2 लाख की और 1.5 लाख की रेस्ट्रिक्शन है उस हिसाब से, तो जितने ज्यादा बोरोअर होंगे उतनी एलिजिबिलिटी एक्सपांड हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि इनवेरिएबली हर एक को 1.5 लाख और 2 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन सर एक बात और भी है कि क्या को बोरोअर, मतलब जिसके साथ मिलकर हम होम लोन लेने जा रहे हैं, उसका कमाऊ होना जरूरी है? क्या वो इनकम टैक्स फाइल करता हो? ये सब जरूरी है चीजें। अब देखिए ऐसा है मनीष जी की जो बेसिक पर्पज है को बोरोर ज्वाइन करने का, कि आप
आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाए, वो तो इनकम से ही बढ़ेगी। आपकी टैक्स बेनिफिट बढ़ जाए, वो भी आप ईएमआई का पेमेंट करेंगे तो ही होगी। तो अगर वो को बोरोवर कमाता नहीं है तो आपको ऐड करने से फायदा नहीं है। परंतु जैसे अगर प्रॉपर्टी जॉइंट में खरीदी गई है, बराबर है, तो जो जॉइंट ओनर है उनको तो सबको को बोरोवर बनना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है, उनके पास रिटायरमेंट का पैसा है, तो उनको बैंक लोन तो नहीं देगी, पर उन्होंने रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चों के साथ घर खरीदा या घर बनवा लिया है, तो जो जो रिटायरी है उनको को बोरोवर तो बनना ही पड़ेगा। परंतु बैंक चूंकि रिटायर हो गया, उनकी इनकम नहीं होगी, तो उनकी कोई उनके उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी एनहांस नहीं होगी और उनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी। तो सर अब सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ईएमआई तो पे कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का, लेकिन उसका ओनर नहीं है, तो वो क्या मतलब टैक्स बेनिफिट उठा सकता है होम लोन का? नहीं नहीं, देखिए जैसे मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि होम लोन के टैक्स बेनिफिट के लिए दो मेन कंडीशन है। वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए और को बोरोवर होना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन और है कि को बोरोवर और जॉइंट ओनर होने के साथ साथ वो होम लोन की ईएमआई का पेमेंट भी कर रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप को बोरोवर है और जॉइंट ओनर है और होम लोन की सर्विस कर रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे दो में से एक व्यक्ति जो अपने हिस्से का पैसा है वो अपने खुद के स्रोत से जमा करवा देता है, तो जो होम लोन की जो सर्विसिंग है वो एक ही व्यक्ति करता है। तो हालांकि इस केस में दो जॉइंट ओनर है, दो को बोरोवर है, परंतु चूंकि लोन की सर्विसिंग जो एक व्यक्ति कर रहा है, तो जो व्यक्ति होम लोन की सर्विसिंग कर रहा है वही टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। जी। सर एक परिस्थिति और आती है कि जब हम को बोरोवर के साथ मिलके मतलब ज्वाइंट होम लोन लेते हैं, तो हम किस रेशियो में, किस अनुपात में होम लोन पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है मनीष जी, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें इस प्रश्न के बारे में लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन है। तो एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी पिछले उदाहरण में प्रश्न में उदाहरण दिया था कि आपका जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है, जरूरी नहीं कि वो का वो सेम हिस्सा अनुपात आपका होम लोन में भी हो। आपका होम हो सकता है आपका प्रॉपर्टी 50-50 और लोन कोई एक व्यक्ति 100% सर्विस कर रहा है। तो जो आपकी जो होम लोन के टैक्स बेनिफिट की जो अनुपात है वो डिपेंड करेगा आप किस अनुपात में होम लोन को सर्विस कर रहे हैं। अगर आप 100-0 में कर रहे हैं तो फिर एक ही व्यक्ति कर पाएगा। हो सकता है आपका प्रॉपर्टी 50-50 है, परंतु जैसे किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है दो में से, तो हो सकता है वो 75% वो सर्विस करे, 25% दूसरा को ओनर सर्विस करे। तो जिस अनुपात में आप होम लोन की सर्विसिंग कर रहे हैं उस अनुपात में आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते आपको बोरोवर भी है और जॉइंट ओनर भी है उस प्रॉपर्टी के। लेकिन सर इसको हम सर्टिफाई कैसे करेंगे कि कौन कितनी ईएमआई पे कर रहा है? नहीं, सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली लैंडर तो ऐसा है मनीष जी, आपको एक जॉइंट सर्टिफिकेट दे देते हैं, परंतु आपके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। जैसे आप ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं तो वो किस अनुपात में आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो को बोरोवर है, जॉइंट ओनर है, वो एक अलग बैंक अकाउंट खोल देते हैं और उसमें अपने हिस्से की ईएमआई है ना वो ट्रांसफर कर देते हैं। जो सिंगल ईएमआई है उस अकाउंट से डेबिट होती है। तो आपके पास में वो जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक प्रूफ है कि आपने किस अनुपात में ईएमआई का हिस्सा आपने पेमेंट किया है। जी, आपने ये बड़ी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शक जो हैं इसका लाभ उठाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस चीज का। सर अगर हमने होम लोन लिया है और उसका हम प्री पेमेंट करते हैं, या हमने जो घर खरीदा हुआ है उसको 5 साल से पहले बेचते हैं, तो टैक्स इम्प्लीकेशंस इसमें क्या होंगे? देखिए मनीष जी, ऐसा है, आप नॉर्मली होम लोन 20 साल के लिए मिलता है, परंतु 90% केसेज में लोग उसका पेमेंट 20 साल के पहले कर देते हैं। कई लोग तो सिर्फ 2 या 3 साल में ही पूरा का पूरा होम लोन का पेमेंट कर देते हैं। इंडियन लोगों का साइकोलॉजी है कि मेरे ऊपर कोई भी उधारी नहीं रहनी चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट में
अगर आप होम लोन का प्री पेमेंट जल्दी करते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, मतलब कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है। परंतु जो प्रॉपर्टी होम लोन की मदद से खरीदी गई है, उस प्रॉपर्टी को अगर आप जिस साल में होम लोन डिसबर्स हुआ है उसके अंत में, मतलब जैसे मार्च 21 वाले साल में हुआ है, तो आप मार्च 21 वाले साल से लेके 5 साल के भीतर भीतर अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं या किसी भी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं, तो अपने जितने भी टैक्स बेनिफिट अवेल किए हैं वो सब रिवर्स हो जाएंगे। और जिस साल में आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं उस साल वो एटीसी के जो डिडक्शन है वो रिवर्स हो जाएंगे। पर एक बात बताना चाहूंगा मनीष जी की ये जो टैक्स बेनिफिट का रिवर्सल का जो प्रोविजन है वो होम लोन रीपेमेंट का ही है। इंटरेस्ट जो आपने क्लेम किया है 24B का, उसका रिवर्सल का प्रोविजन नहीं है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा मनीष जी कि एटीसी तो बहुत बड़ा पिटारा है और उसमें बहुत सारी आइटम्स एलिजिबल है। तो अगर आपने, जैसे नॉर्मली क्या होता है, पीएफ का, बच्चों की स्कूल फीस का, लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें ही 1.5 लाख तो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो रिवर्सल का सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर आप जो जितना अमाउंट आपने क्लेम किया है पास्ट में उतना ही रिवर्स होएगा। जी सर, अब एक सवाल और भी है जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग सस्ते घर की खरीदारी के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, जो घर बन रहे होते हैं उसमें, उसके लिए लोन भी लेते हैं। अब अगर कंस्ट्रक्शन में विलंब होता है, वो हैंडओवर होने में देरी होती है, तो इससे जो टैक्स बेनिफिट्स है जो उसको मिल रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए मनीष जी, एक तो मैं सब व्यूअर्स को एक सिंसियर एडवाइस देना चाहूंगा कि हालांकि रेरा आ गया है तो जो फ्लैट बाय होम बायर से उनके इंटरेस्ट थोड़ा प्रोटेक्ट हो गए हैं, परंतु जहां तक हो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक नहीं करें। मतलब आपको लगता है कि मैं सस्ते में खरीद रहा हूं, इफेक्टिवली आप जो बिल्डर है, डेवलपर है, उसको पैसा उधार दे रहे हैं। और भले ही बिल्डर की इंटेंशन नहीं हो, बिल्डर की भूल नहीं हो, पर और दूसरे भी कोई भी कारण से आपका पोजेशन डिले हो सकता है। और ये आपके यहाँ नोएडा में बहुत सारे क्या बोलते हैं असीमित उदाहरण है इस बात के। परंतु अगर फिर भी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो उसमें नॉर्मली जैसे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपका पोजेशन है वो 5 साल के भीतर भीतर आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपका 5 साल के आगे चला गया तो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए यह नियम लागू है कि नॉर्मली जैसे 2 लाख रुपए का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, परंतु अगर पोजेशन अगर आपका 5 साल के बियॉन्ड चला गया तो यह 2 लाख की एलिजिबिलिटी सीधी घट के आपकी 30,000 रुपए तक हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और प्रोविजन सब व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट होम लोन का नहीं मिलता है। परंतु जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जैसे जो बैंक्स है वो प्री EMI बोलते हैं इसको, प्री EMI है, मतलब जब तक जैसे जैसे जितना आपको पेमेंट हुआ उसका इंटरेस्ट वो कलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल पेमेंट नॉर्मली शुरू नहीं होता है। तो आप जिस साल पोजेशन लेते हैं उस साल से आपको एटीसी और 24B दोनों के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। आप जो पोजेशन के पहले अगर आपने कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है तो आपको उसका इनकम टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, परंतु जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया है पोजेशन मिलने के पिछले साल तक, उसको वो पूरे इंटरेस्ट को आप 1/5 करके अगले 5 साल में क्लेम कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रहे कि ये जो ओवरऑल आपका जो एलिजिबिलिटी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख ही रहेगा। भले अगर करंट ईयर में आपका इंटरेस्ट अगर 2 लाख से ज्यादा है तो प्री EMI जो इंटरेस्ट है उसका आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल पाएगा। परंतु अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, किराए पे दी हुई है प्रॉपर्टी, तो आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट और
पिछला वाला जो इंटरेस्ट आपने या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो पेमेंट किया उसका 1/5 हिस्सा भी आप करंट ईयर के इंटरेस्ट में जोड़ के आप क्लेम कर सकते हैं। जी सर, घर खरीदने के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होती है और बैंक लोन के अलावा भी हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लोन लेते हैं। अब सर वो जो कर्ज होते हैं, जो हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए किसी और से उधार लेते हैं, उस पर हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे? देखिए मनीष जी, बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया आपने। लोगों को जनरली इंप्रेशन है कि आप होम लोन लेंगे तो ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आप रिश्तेदारों से और मित्रों से अगर कोई भी पैसा उधार लेते हैं तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात ऐसी नहीं है। जहां तक प्रश्न जो होम लोन का है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों से और रिश्तेदारों से आप जो पैसा उधार लेते हैं उसको रीपेमेंट करेंगे तो उसका रीपेमेंट का ईटीसी में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। परंतु अगर आप अपने मित्र को या रिश्तेदार को कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो 24B में जो मैंने जैसे लिमिट एक्सप्लेन किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख और बाकी अनलिमिटेड है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कि हम उनको ब्याज का पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसा है कि एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉर्मली आपके बैंक से ही हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो आप कोई कैश ट्रांजैक्शन जनरली कर नहीं सकते, तो आपका बैंक से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको लेंडर से, भले होम लोन वाला तो सर्टिफिकेट देता ही है, आप आपके दोस्तों से या रिश्तेदारों से जो पैसा उधार लिया है आपका उनसे एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी ले लीजिए कि भाई इस साल में मुझे इतना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, और वो सर्टिफिकेट आप संभाल के रखिए। आज की तारीख में आप इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरते हैं उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते, तो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है, पर आप संभाल के रखिए। कोई भी कारण से अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो हो सकता है असेसिंग ऑफिसर, आजकल तो फेसलेस असेसमेंट है, तो वो फेसलेस असेसमेंट स्कीम में भी आपको वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके सबमिट करना पड़ सकता है। सर एक आखिरी सवाल, जब हम होम लोन लेने जाते हैं तो जो बैंक है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो कहती हैं, सलाह देती हैं कि आप इसके साथ एक लाइफ इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, ताकि जो बोरोवर है उसके न रहने की स्थिति में होम लोन का पेमेंट जो है इंश्योरेंस के पैसों से हो जाए। अब सर यहाँ पे एक दुविधा होती है कि लोगों के मन में आजकल टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, तो यहाँ सवाल उठता है कि टर्म इंश्योरेंस होम लोन के साथ लेना ठीक रहेगा या जो होम लोन देने वाले बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो उसके साथ जो लाइफ इंश्योरेंस अटैच करती हैं वो लेना ठीक रहेगा? देखिए एक बात तो मैं बताना चाहूंगी, आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई एक तो क्वांटिफाइड जिम्मेदारी है, जैसे कुछ लोन वगैरह लिया है उसके लिए आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अनक्वांटिफाइड है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट है उसको कवर करने के लिए आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। जहां तक प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस की बात है, प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस की बात है, मतलब ऐसा है मनीष जी कि आपके उत्तराधिकारी है वो जो उत्तराधिकार में आपका घर पाए, आपका जो होम लोन है वो नहीं पाए। नहीं तो कई केसेस में ऐसा होता है कि वो उत्तराधिकारियों को जो होम लोन का पेमेंट करने के लिए वो घर बेचना पड़ता है, तो आपकी जो इंटेंशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो आपको जितना भी होम लोन है उतना टर्म इंश्योरेंस तो अलग से लेना ही चाहिए। पर जहां तक प्रश्न है कहां से लेना चाहिए, तो नॉर्मली क्या होता है जो लेंडर है उनके एफिलिएट रहते हैं होम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, तो उनको उस पर कमीशन मिलता है, तो वो लोग टर्म इंश्योरेंस इंसिस्ट करते हैं कि आप हमसे ही लो। तो उसमें क्या नुकसान है, एक तो वो नॉर्मली सिंगल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस रहता है जिसका वो लोन में ऐड कर देते हो और ईएमआई के साथ पेमेंट होता है। तो उसमें नुकसान यह होता है कि नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि 90% लोग जो है वो होम लोन का प्री पेमेंट कर देते हैं। अभी जैसे वो जो इंश्योरेंस आपको जो ये लेंडर खरीद रहा है आपके लिए, वो पूरे टेन्योर के लिए, होम लोन के टेन्योर के लिए है। सपोज 20 साल का आपका होम लोन है, आपने 15 साल में पेमेंट कर दिया, तो वो 5 साल का इंश्योरेंस है वो तो वेस्ट हो गया, आपको उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है।
तो आपको इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जरूर है। आप अपने बूते पे खरीदिए, आप उनको बोलिए मैं आपसे नहीं खरीदना चाहता, और अगर ये मैंडेटरी है तो आप मुझे लिख के दो। पर ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं है तो कोई भी लेंडर आपको लिख के नहीं दे पाएगा, पर वो इंसिस्ट जरूर कर सकता है कि आप इंश्योरेंस खरीदिए। तो आप बाहर से खरीदिए और सिंगल प्रीमियम वाला नहीं खरीदिए, एनुअल प्रीमियम वाला खरीदिए। जिस साल आपने होम लोन का पेमेंट कर दिया, उसके अगले साल से आप जो घर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, टर्म इंश्योरेंस खरीदा, उसका पेमेंट करना बंद कर दीजिए। बाकी आपका दूसरा जो रेगुलर इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, वो जब तक आप कमाते हैं तब तक वो आपको जीवित रखना चाहिए। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी सलाह दी है, खासतौर से होम लोन और इससे जुड़ी जो चीजें हैं उसको लेकर। तो हमेशा की तरह आज के जागरण डायलॉग्स में भी हमने आप सबके फायदे की बात की है। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com भी पढ़ सकते हैं। बलवंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।